नमस्कार दोस्तों, इस भारत देश में एक बार फिर से न्याय एक्सपोज हो गया है। जज को भगा भगा कर मारा गया है। एक सच्ची घटना जो 14 नवंबर यानी अभी पिछले दिन 14 नवंबर 2025 को मुंबई में सामने आई, जहां एक अतिरिक्त सेशन जज और न्यायालय के क्लर्क को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। यह एक सिर्फ जज का भ्रष्टाचार नहीं, यह हमारे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ का पतन है दोस्तों। जिस तरह से आज जज सिस्टम, देखिए हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। हमारा सिस्टम ऐसे है कि भैया सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जजों को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार कुछ उल्टा हुआ। थोड़ा वीडियो में रुके, बहुत मजा आने वाला है। मुंबई के मजगांव सिविल एंड सेशन कोर्ट, ठीक है, यहां एक एडिशनल सेक्शन, एक तरह से कहें कि एडिशनल सेशन जज थे एजाउद्दीन काजी, 10 करोड़ रुपए के व्यवसायिक मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे। जब 10,000 इतने पैसे की कार्रवाई की जाएगी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ होगा। इंसान ही है, क्या करे, जज साहब भगवान तो है नहीं, वैसे माना तो जाता ही है। अब उनके अधीन ये काम करता था 40 वर्षीय चंद्रकांत वासुदेव, एक क्लर्क सह टाइपिस्ट, साधारण सा दिखने वाला ये आदमी बड़ी ही साजिश का हिस्सा था। सुनिए, सितंबर 9 2025, यह सब शुरू हुआ 9 सितंबर 2025 को एक व्यावसायिक मामले में, जहां एक व्यक्ति की पत्नी की कंपनी की जमीन पर कब्जा किया गया था। चंद्रकांत वासुदेव ने सीधे संपर्क किया, शिकायतकर्ता को फोन किया और बताया कि वह उसके मामले को सुलझा सकता है सही कीमत पर। समझिए, एक बिचौलिए की बात हो रही थी और इसका कौन सब कुछ कर रहा था टैकल? जज साहब कर रहे थे। जी हां दोस्तों, जज साहब ही कर रहे थे। 12 सितंबर को स्टारबक्स चैबूर में मुलाकात होती है। स्टारबक्स कॉफी आपने देखा होगा, काफी अच्छा रेस्टोरेंट है। चैबूर में मुलाकात हुई। यहां चंद्रकांत ने अपनी असली नीयत दिखाई। उसका प्रस्ताव था 25 लाख रुपए, इसमें से 10 लाख वो खुद रखेगा और 15 लाख सीधे एडिशनल सेशन जज एजाजुद्दीन काजी को जाएगा। बदले में एक अनुकूल आदेश आएगा, फेयरवेल ऑर्डर आ जाएगा। कितना सब कुछ लगता है, समझ रहे हैं आप? यह एक संगठित साजिश थी। जज के पास यह सब पता था, क्लर्क सिर्फ बिचौलिया था। जब शिकायतकर्ता ने असहमति दिखाई तो चंद्रकांत ने राशि घटाकर 15 लाख रुपए कर दी। लेकिन यह अभी भी बहुत बड़ी थी। और सबसे बड़ी बात, सितंबर से नवंबर तक पूरे 2 महीने वह इसी दबाव के साथ चलता रहा। 2 महीने गुजर गए। बार काउंसिल जो है बार काउंसिल्स वगैरह, इनका तो खबर भी नहीं गई। और बार जो है कॉल्स आनी शुरू हो गई, बार दबाव बनाया गया। यह सिर्फ आर्थिक लालच नहीं था, यह भारतीय न्याय व्यवस्था में व्यवस्थित भ्रष्टाचार का एक जीवंत उदाहरण है। जी हां, एंटी करप्शन ब्यूरो की एंट्री होती है। मुंबई वर्ली स्थान है दोस्तों। 10 नवंबर 2025 को एसीबी के मुंबई कार्यालय में शिकायत दर्ज हुई और यह एक गंभीर आरोप है। एक कार्यरत एडिशनल सेशन जज साहब और उसका क्लर्क न्याय को बेच रहे हैं। एसीबी के अधिकारियों के लिए यह सिर्फ एक आरोप नहीं था, यह सिस्टम के षड्यंत्र का प्रमाण था। अधिकारियों ने गंभीर बैठक बुलाई। सेटअप तुरंत शुरू हुआ। शिकायतकर्ता का सहयोग लिया गया। पहली जांच के दिन ही चंद्रकांत ने अपना सच चेहरा दिखा दिया। उसने फिर से 15 लाख का जिक्र किया, पैसे स्वीकार करने की सहमति दी और 11 नवंबर को प्रेस रिलीज की कुछ शब्द दिखाई देते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। कॉट रेड हैंड, यानी रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। 11 नवंबर 2025 को ट्रैप में लाया गया। कैसे? 11 नवंबर 2025 को रंगे हाथ पकड़ने का दिन था।
शिकायतकर्ता एसीबी के निर्देश पर मिलता है चंद्रकांत से। 15 लाख रुपए की नकदी तैयार थी। एसीबी छिपे हुए अधिकारी चारों तरफ तैनात थे। शिकायतकर्ता ने पैसे दिए, चंद्रकांत ने पैसे स्वीकार कर लिए। समझ रहे हैं आप? चंद्रकांत ने पैसे ले लिए। अब जज साहब कैसे पकड़े गए, कैसे भागते, सुनिए। सबसे महत्वपूर्ण पल, चंद्रकांत ने तुरंत अपना फोन निकाला और जज एजाजुद्दीन काजी को कॉल किया। सर, पैसे मिल गए हैं। और जज ने जवाब दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब मुझे आना है, सिग्नेचर कर देना और जस्टिस हैज बीन डन, न्याय हुआ। ये दो शब्दों का जवाब सब कुछ कह देता है दोस्तों। जज सब जानता था। जज ने अपना ही क्लर्क भेजा था। जज को पैसे की खबर का इंतजार था। जज को अपनी गलती का एहसास नहीं था, क्योंकि उसे लगता था यह सिस्टम ही ऐसा है। और ये एक जज की कहानी नहीं है। अभी तो मैं इसी जज की पूरी कहानी सुनाता हूं, इस व्यवस्था की सड़ांध आपको बताता हूं, जो कि आपको शायद पहले से भी पता हो, लेकिन अभी सुनिए। यह एक इकलौता मामला नहीं है। भारत में न्यायिक भ्रष्टाचार एक महामारी बन गई है दोस्तों। ये आपको बताने की, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। भारतीय मानते हैं कि भारतीय न्यायपालिका भ्रष्ट है। 48% लोग कहते हैं न्यायपालिका गहरी भ्रष्टता में डूबी है। 37 अतिरिक्त मानते हैं कि यह कुछ हद तक भ्रष्ट है। और केवल 8% लोग मानते हैं कि न्यायपालिका भ्रष्टाचार मुक्त है। अब ये भी टीवी चैनलों के एग्जिट पोल्स की तरह नहीं है। ये बिल्कुल सच और सटीक है। ये सिर्फ संख्याएं नहीं है दोस्तों, ये आम आदमी की हताशा है। ये लाखों लोगों का विश्वास टूटना है। जज का इस तरह से पैसे लेना क्या कहलाता है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। भारत में जजों के खिलाफ शिकायतों को संभालने के लिए एक इन हाउस मैकेनिज्म चलता है, जो 1999 से चल रहा है। यह तंत्र पूरी तरह गोपनीय है। पब्लिक को पता भी नहीं चलता कि जज के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। 2017 से 2021 तक 1631 शिकायतें आई, लेकिन कितने जजों को दंडित किया गया यह कभी पता नहीं चल पाया। आरटीआई तो छोड़िए, एक सामान्य जानकारी भी आपको नहीं दी जाएगी। राइट टू इंफॉर्मेशन तो बहुत दूर की बात है। जवाबदेही का संकट सामने आता है दोस्तों। हम आपको बता दें, जजेस को हटाने के लिए संविधान के अनुसार दोनों सदनों से 2/3 का बहुमत होना चाहिए। कितने जज इंपैक्टेड हुए इतिहास में है, आप देख लीजिए। 0, एक भी नहीं है। आप सुनते हैं 0, जी हां 0। लोकपाल की शक्तियों पर बहस अगर बात करें दोस्तों, 2025 तक भारत के 1100 से अधिक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से केवल 98 ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया। यानी 99% जजेस का असली धन किसी को पता ही नहीं है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल की शक्तियों को रोक दिया है। और एक तरह से कहें कि स्वनियम की आड़ में भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये एक बेहतरीन रिपोर्ट है आपके सामने। यह पहली बार नहीं है। दिसंबर 2024 में सतारा के एडिशनल सेशन जज, क्या नाम है उनका, धनंजय निक्कम को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। एक महिला को बेल देने की कीमत 5 लाख रुपए थी। और जानते हैं क्या हुआ? 1 महीने बाद हाई कोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया। लेकिन जब तक, सुनिए, 1 महीने के लिए माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, लेकिन तब तक कितने लोगों को गलत फैसले उसने दिए होंगे, इसकी कोई पूछताछ नहीं हुई। कहां गए पैसे, किससे लिए पैसे, कोई जांच नहीं बैसी। विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में न्यायिक भ्रष्टाचार का कारण सबसे बड़ा जज लोग ही हैं। 55.4% लोगों के अनुसार यही मुख्य कारण है। कमजोर कानून का प्रवर्तन, 21.8% लोगों की राय है पारदर्शिता की कमी, और 15.8 लोगों का विश्वास है कम वेतन। यह भी एक बहाना बनाया जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है, जजों की सैलरी कम है क्या? रिक्शे वाला अगर
कम पैसे कमाता है तो कल को चोरी करना शुरू कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मिडिल क्लास जितना कमाता है उसी में खाता है, और जो भी सामान्य आदमी है जितना कमाता है उसी में खाता है। तो जो ये लोग कहते हैं कम सैलरी है, ये तो एक ढकोसला है। लेकिन सबसे बड़ी खामी जवाबदेही की कमी है दोस्तों। जी हां, जवाबदेही की कमी। जजेस के सरकारी क्वार्टर, अब मैं आपको बताता हूं। 13 नवंबर को जब एसीबी ने जज के सरकारी, जो एसीबी की टीम है वो जज के सरकारी क्वार्टर पहुंची, तो सुनिए क्या हुआ। चर्च गेट में दरवाजा खुला नहीं मिला। जो जज थे वो घर पर था ही नहीं, जैसा मतलब जज जो है वो घर पर था ही नहीं, और उसकी कार भी नहीं थी। एसीबी ने दरवाजे को सील कर दिया और बाहर कांस्टेबल तैनात कर दिया। समझ रहे हैं आप? सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जज का फोन बंद आ रहा था, जज के साथ के लोग गायब थे। एसीबी को अब जज की गिरफ्तारी के लिए परमिशन लेनी होगी। 14 नवंबर को एसीबी जज को वंचित भगोड़ा घोषित कर दिया। एक एडिशनल सेशन जज भारतीय न्याय की राजधानी मुंबई में फरार हो गया। समझ रहे हैं आप? और तो और नाटकीय पल भी इसमें है, वो भी जरा सुन लीजिए। ये सवाल मैं पूछता हूं दोस्तों कि जब जज खुद भ्रष्ट हो तो आम आदमी को न्याय कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? शिकायतकर्ता का मामला 2015 से चल रहा है, 10 साल हो गए, और 2016 में हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था कि कोई नई मालिकाना हक नहीं बनेंगे। लेकिन मामला यहां पहुंचा, जज जो ये साहब हैं एजाजुद्दीन के पास पहुंचा और तुरंत भ्रष्टाचार शुरू हो गया। इसका क्या मतलब है? यह मामला खुद ही तय किया जा चुका था, सवाल सिर्फ कीमत का था। जी हां, पैसे का था। न्याय तो बिका है, इससे तो साफ पता चलता है। भारत में 50 लाख से अधिक केस लंबित हैं, कुछ 20 साल पुराने हैं। जब जजेस ही रिश्वत लेते रहेंगे तो गरीब आदमी जिसके पास रिश्वत देने का पैसा नहीं, उसका क्या? महिलाएं जो डोमेस्टिक वायलेंस केस में फंसी हैं, उनका क्या? दलित और आदिवासी जिनके केस सीट जजेस की एक तरह से कहें कि ड्रॉअर में सड़ रहे हैं, उनका क्या होगा? कैसा है हमारा ये सिस्टम? कमेंट्स बॉक्स में जवाब देते रहिए, चैट बॉक्स में जवाब देते रहिए, सवाल पूछते रहिए, बहुत जरूरी है। भारत के संविधान में 50 साल पहले से ही न्यायिक सत्यनिष्ठा के प्रावधान है, लेकिन अब इसमें एक लेकिन आता है, पूरी तरह गोपनीय इन हाउस मैकेनिज्म है, पूरी तरह गोपनीय, कोई पारदर्शिता नहीं। और एक तरह से कहें कि जो ये प्रोसेस है ना, वो इतनी मुश्किल है कि कभी भी काम नहीं आई। एसेस डिस्क्लोजर, कोई जबरदस्ती नहीं। 99% जज ने अपनी संपत्ति छिपाई हुई है। लोकपाल की शक्तियां सुप्रीम कोर्ट ने सीमित कर दी हैं। और नरेशन देखिए इसमें, एसीबी के पास सीमित शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ उनका कोई अधिकार नहीं है। एसीबी को खुद जज की अनुमति लेनी पड़ती है, यानी जज एक दूसरे को बचाते हैं। एक जज बोलेगा भाई तू 5 लाख में पकड़ा गया है, तो एसीबी को एक दूसरे जज के पास जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा साहब ये देखिए चोर है। आंतरिक तंत्र की बात करें तो दोस्तों ये पूर्ण तरफ से विफल है। इसको कहते हैं एक तरह से कि इन हाउस मैकेनिज्म फेल्ड। कैसे, मैं बताता हूं। 1999 से चल रहा इन हाउस मैकेनिज्म एक असफल प्रयोग साबित हुआ। इसके तहत सिर्फ सभी जो शिकायतें हैं वो गोपनीय रहती हैं, कोई पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं। जज को खुद जांच करनी होती है। मतलब वही बात हो गई कि कोई चोर अपनी चोरी का खुद ही जांच कर ले। एक तरह से कहें कि सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, और ये एक धोखा बन गया है। क्या हुआ? जज को कुछ भी नहीं होगा। 2024 में धनंजय निक्कम, जिनकी बात मैंने पहले की, धनंजय निक्कम को डिसमिस कर दिया गया था। लेकिन कितने साल वह जस्टिस डिलीवरी करते रहे थे गलत तरीके से? किसी ने पूछा? नहीं पूछा। क्यों पूछा जाएगा भाई? जज साहब हैं, पूछ लेंगे तो हम पे भी नोटिस आ जाएगा। एक सर्वे में पूछा गया कि एंटी करप्शन मेजर काम कर रहा है या नहीं। 52.5% लोग कहते हैं तटस्थ है, 24 यानी एवरेज। 24.8% लोग कहते हैं कमजोर है,
14.9% लोग कहते हैं बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। केवल 6.9% लोग कहते हैं कुछ हद तक काम करते हैं। नरेशन यानी 91% लोग मानते हैं एंटी करप्शन जो मेजर है वो विफल है। और यह सर्वे तो बड़े पैमाने पर नहीं किया गया था, सिर्फ 101 लोगों ने भाग लिया था। और सुनिए, अगर बड़े पैमाने पर किया जाता तो पता नहीं क्या होगा। आगे का रास्ता देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अब सवाल यह है कि क्या करा जाए, क्या सुधार संभव है, ये तो आप भी बताते रहिए कमेंट्स में, हम क्या बताएंगे, हम तो अपनी बात रख देंगे एक ठोस रिसर्च के साथ, लेकिन आपका बहुत बोलना जरूरी है। कुछ ठोस कदम उठाने होंगे दोस्तों। पहला, पारदर्शिता, सभी को जुडिशियल कंप्लेंट्स को पब्लिक डोमेन में लाया जाए। दूसरा, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बने, किसी बाहरी एजेंसी को जांच का अधिकार दे। और तीसरा, एसेट डिस्क्लोजर, सभी जजों को अपने संपत्ति की सार्वजनिक जानकारी देनी चाहिए और देनी मस्ट कर देनी चाहिए। स्टिपुलेट रेल्स, अब बात करते हैं दोस्तों, कम से कम 50% केस को 2 साल के अंदर खत्म करना चाहिए। जब तक नहीं होगा कुछ नहीं होगा। टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई और डिजिटल सिस्टम से एक तरह से कहें कि काम करना चाहिए, और एआई और डिजिटल सिस्टम पर अगर काम करने लगे तो बहुत ही कम समय में बहुत बड़े बड़े एक तरह से कहें कि मुकदमों का सलूशन हो जाएगा। लोकपाल की शक्तियां, सिटिंग जजेस को भी लोकपाल के अधीन करना पड़ेगा। और अंत में मैं दोस्तों बताऊं, सच ये है कि कोई भी सुधार तब तक संभव नहीं है जब तक सुप्रीम कोर्ट खुद को आईने में देखने को तैयार नहीं हो, जब तक जजेस खुद को जवाबदेही महसूस ना कराएं। और आखिरी में दोस्तों यही कहूंगा, एक एडिशनल सेशन जज जो कॉन्स्टिट्यूशनली ओथ लेता है, संवैधानिक ओथ लेता है, शपथ लेता है, 15 लाख में अपनी शपथ बेच देता है, उसका क्लर्क जो न्यायालय की गरिमा की रक्षा के लिए होता है अपराधी बन जाता है। और 85% भारतीय मानते हैं यह व्यवस्था भ्रष्ट है, यह व्यवस्था भ्रष्ट है। लेकिन याद रहे, एक अच्छी बात है, इस बार एसीबी तेजी से काम कर रही है, एविडेंस बिल्कुल साफ है, पैसे पकड़े गए हैं, फोन रिकॉर्डिंग मिले हैं, जज को आइडेंटिफाई किया गया है, यानी जब चाहो जवाबदेही संभव है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, हमारे संविधान ने जुडिशियल इंडिपेंडेंस की एक तरह से कहें कि इंडिपेंडेंसी दी है, ठीक है, ताकि जजेस बाहरी दबाव से मुक्त रहें। लेकिन यह इंडिपेंडेंस कभी करप्शन के लिए एक ब्लैंक चेक की तरह काम करता है। यह फ्रीडम था जिम्मेदारी के साथ। जी हां दोस्तों, और न्याय सबके लिए है, ना कि उनके लिए जिनको पैसे हैं, जो रिश्वत दे सकते हैं। समझते हैं, यही थी न्याय की पड़ताल, जहां हमने उजागर किया भारतीय न्यायपालिका के भीतर कितनी गहरी सड़ांध है। अगली बार तक सचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि न्याय सिर्फ कानून नहीं, यह विश्वास है, और यह विश्वास टूट गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।